सर अस्सलाम वालेकुम, आ रही है आवाज सर? जी ठीक है। काइंडली ये ना चैट ऑफ रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी फिर मेरा इसी पे टाइम ज़्यादा लग गया था और मैं इनको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ। ये अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, ये ठीक कहते हैं, पूछना होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी होती है तो सबके सवाल ना नज़र आते हैं, ना समझे जा सकते हैं और ना ही जवाब दिए जा सकते हैं। और इसलिए मैंने लेक्चर की जो पेसिंग है वो स्लो रखी हुई है, ताकि वो काफ़ी चीज़ों को सेंस कर सकें। दूसरी चीज़ मैंने इनको बताई हुई है कि देखें, लेक्चर के फ़ौरन बाद आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें क्लियर हो। इट टेक्स टाइम, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, रिफ्लेक्ट ऑन दिस, एंड देन आफ्टर सम टाइम आपको चीज़ें जो है ना दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो मैं चाहूँगा चैट ऑफ ही रखें, मैं ताकि जी इनको पूरा ठीक है पहले सर। लेक्चर डिलीवर कर सकूँ, ठीक ना? जरूरत ओके होगी तो मैं सर, आपको रिक्वेस्ट कर लूंगा, हाँ मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा। जी थैंक यू जी सर। जी जी ठीक है सर, नो जी, प्रॉब्लम। सबको अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर अभी मैं चैट डिसेबल कर दूं या आपने कोई बातचीत करनी है? अब मेरा ख्याल है कर दे, क्योंकि वो असल में पता क्या, मैसेज तो मैं पढ़ ही नहीं सकता ना, एकदम इतनी स्पीड में करते हैं। अब देखें 1,000 बंदा, तो जब वो मैसेज करते हैं अपनी तरफ से वो एक एक बंदा कर रहा होता है ना, बट मेरे साथ तो वो जी जी फ्लो में ऊपर बिल्कुल। चले जाते हैं, तो उसका फायदा जी कोई जी नहीं है ना। बम्बार्डमेंट तो जी हाँ ठीक जी, है तो सर। बस ऑफ ही कर दें, बिल्कुल ऑफ ही कर दें। ओके सर, ओके। थैंक यू। बाकी सबको बस जो जनरल मुझे सवाल नजर आए हैं, वेरी फाइन, एम थैंक यू वेरी मच। और बाकी किसी ने पूछा था टोल्ड कब लगाना है और सेट कब लगाना है, बेटे बस सेट टू होगा तो टोल्ड कर दो, अगर खाली सेट हो तो सेट रहने देंगे। अच्छा जी, एक सेकंड आप जरा होल्ड करें, क्योंकि मैं आगे बड़ी देर से किस देर से कनेक्ट हुआ हूँ। आई वॉज नॉट गेटिंग चांस टू गेट इट कनेक्टेड। मुझे थोड़ा सा जरा फोल्डर्स देख लेने दे, स्लाइड्स देख लेने दे, मेरी स्लाइड्स मुझे मिल नहीं रही हैं, तो कोई मिसमैनेजमेंट हो गई है। आई एम ट्राइंग कि वो मुझे मिल जाएं। फिर मैं आपको बताता हूँ। आप आई होप के थोड़ा सा पेशेंस रखें, होल्ड करें, मैं भी आपको बताता हूँ। आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जा रहे हैं। मैं पहले बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा वोकैबुलरी के ऊपर। लेट मी रीअरेंज थिंग्स। चलो ठीक है। राइट, अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और माजरत फॉर दिस कि आपको वेट करना पड़ा बेटे।
मैं असल में कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेरी उनकी अरेंजमेंट ख़राब थी, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट, इसलिए थोड़ा टाइम लिया। आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर काम करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बताएंगे। और मुझे कुछ एक दो स्लाइड्स थी, वो शायद मैं किसी फोल्डर में रख चुका हूँ और उसका नाम कुछ चेंज हो गया, तो आई एम अनएबल टू फाइंड आउट दैट। बट मैंने उसका कोई हल निकाल लिया कि आपको कैसे करवाना है, एक्सरसाइज कैसे दिखानी है, बताऊंगा आपको। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप लोगों ने सारों ने कंपोजिशन का पेपर देख लिया है, रीडिंग वहां पर होगी, कैसे होगी। स्क्रीनिंग के अंदर थोड़ा सा उससे डिफरेंट केस होगा, ठीक है जी। स्क्रीनिंग के अंदर अब ये आपने ना, what you need to do is to keep your pen and paper with you, because there are certain things which obviously the slides do not explain completely, right? So the way I say something or the way I stress something is an indication that this is an important, they make sense to you, right? Obviously इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो थोड़ी सी इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि बाज़ वक़्त आप माइंड में फौरन सवाल सोचना शुरू कर देते हो ना। जब आप सवाल सोचना शुरू कर देते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड। या जैसे अक्सर टेक्स्ट करना शुरू करते हो तो ये चैट में मैं बेसिकली बंद करवा के मैं आपका भला कर रहा हूँ। नाउ यू आर 100% फोकस ऑन माई वॉइस, सर क्या कह रहे हैं। तो उस पर जैसे ही आपको लगे कि ये चीज़ जो है ना मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर बंदे को अपना पता है, इंडिविजुअल को पता है कि व्हाट इज द सिचुएशन, सो ही कैन पेन डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इफ इट सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ये एक उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये आपको प्रेसी में बड़ी मदद देगा जो इधर तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग में चूंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पैसेज होगा, उस पैसेज का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, राइट। एंड टेक्निक्स आर द सेम विद लिटिल एडिशन। और उस तरीके से आपको वो क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसके जो ऑप्शन होंगे वो जवाब देने होंगे। 4-5 मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, ये आसान क्यों है, या आसान क्यों कह लें, या ये समझ लें कि आपके लिए एक काइंड ऑफ ए गुड फॉर्चून क्यों है। Despite taking the reading comprehension lecture and practice, still students face a lot of problems. There are two reasons. Number one, they never develop the habit of reading, right? That obviously prevents them from developing reading sensibility. दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि वो चीज़ों को रैंडम कर रहे होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी बड़े रैंडम अंदाज में कर रहे होते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रीडिंग है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो हर क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सामने रख रहा है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने रीडिंग में बताया था कि आप अगर अपने रीडिंग की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन जो है उसकी डिफरेंट स्टाइल में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो बार बार। एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अबाउट मेन पॉइंट्स ऑफ द गिवन पैसेज है, द मेन आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज है, तो उस क्वेश्चन को कलेक्ट करें, इंटरनेट से कलेक्ट करें, बुक से करें, कि जो भी मेन आइडिया के ऊपर क्वेश्चन है उनकी एक लिस्ट बना लें। उस लिस्ट बनाने का फायदा ये होगा कि डेफिनेटली क्वेश्चन इतना स्ट्रेट तो नहीं आएगा कि जी इसका मेन आइडिया बताओ। I mean, the question would be written in such a way that you have to yourself sense कि this question is about the main idea, कि ये क्वेश्चन जो है ये मेन आइडिया के बारे में है। ठीक है जी, आपको ये सेंस करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस फर्स्ट, कि आप एक मेन आइडिया से रिलेटेड या उस पैसेज की टोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इकट्ठा करें और उनकी एक लिस्ट बना लें और अपनी माइंड कंडीशनिंग कर लें। फर्ज करें वो आपको 15 मिल जाते हैं क्वेश्चन, 12 मिल जाते हैं, 15 मिल जाते हैं, तो 12 क्वेश्चन 12 डिफरेंट स्टाइल्स में, अंदाजों में लिखे होंगे। और उसका फायदा ये होगा कि आपको 12 स्टाइल से ये ज़हन में बैठ जाएगा कि अच्छा भाई मेन आइडिया के ऊपर क्वेश्चन इस अंदाज में आता है, यानी क्वेश्चन अगर इस अंदाज से लिखा हो तो इसका मतलब मेन आइडिया ही है, भले आपको वहां पर वो स्ट्रेट वर्ड ना मिले कि मेन आइडिया बताओ, तो आपको ये मिल जाएगा। ये मैं अक्सर क्लास पे सजेस्ट करता हूं। तो
इस स्क्रीनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये आपको आपका मामला सॉल्व हो सकता है अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। ठीक है जी। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, ये मैं बताऊंगा। पहले आप ये बेसिक चीजें समझ लें, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड इन टर्म्स ऑफ how to find the answer and how to trace the location where the possible answer is written, or how to sense the camouflaged answer. जो camouflaged होगा, obviously straight lines में तो आंसर नहीं होता, तो वो camouflage होगा, उसको आपने कैसे सेंस करना है, ये आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, तो ये एक स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब इसका फायदा ये होगा कि जब आप रियल कॉम्पोजिशन के पेपर में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन का आंसर ट्रेस करना, उसकी आपकी माइंड ट्यूनिंग हो जाएगी। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि दो तरह की मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मींस क्रैमिंग, और क्रैमिंग का नुकसान क्या है कि क्रैमिंग is not faithful is not faithful, ये वफादार नहीं है, ये मेमोरी आपका कभी भी साथ छोड़ सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी हेल्प्स यू अ लॉट बिकॉज आपकी माइंड कंडीशनिंग हो जाती है। यू डोंट हैव टू रिकॉल, आपको रिकॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली चीजें आपके जो जहन में सबकॉन्शियस माइंड में है वो उनको प्रोग्राम्ड होती हैं और वो आपको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम इसका आगाज करेंगे। इस पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन उसी तरह से होंगे लेकिन उनके स्टाइल बदल जाएगा, ऑप्शंस होंगे, और इधर कंसंट्रेशन, अलर्टनेस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ अटेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, 4 एलिमेंट्स हैं। पता नहीं मैंने पहले आप लोगों से शेयर किए नहीं किए, लेकिन जो नए लोग आए ना उनके लिए भी मैं बता दूं। ये मैं स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूं, उस पर लिख रहा हूं, पता नहीं पहले किया था कि नहीं किया था। क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग का पर्पस भी यही है। ठीक है जी। फोकस ऑफ अटेंशन, क्या कहते हैं, अलर्टनेस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन स्पैन, राइट। ये 4 एलिमेंट्स हैं वैसे तो ओवरऑल जनरली भी सीएसएस में, और पर्टिकुलरली ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसके अंदर ये चीजें आपकी इंप्रूव करती है रीडिंग स्किल्स। और ये अगर आपको करने आ गए तो सीएसएस में कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आप उसको पास नहीं कर सकते। ये चीजें नहीं होती हैं, स्टूडेंट मिस स्टूडेंट यू नो डू नॉट कंसंट्रेट ऑन दिस, दे टेक इट समथिंग इररिलेवेंट, इनको बॉदर ही नहीं करते, वही आपको रटाइज्म के पीछे लगाया हुआ है, राइट। तो अभी मैं एक सवाल देख रहा हूं, ऐसी मैंने गलती कर ली कि ये आपका क्वेश्चन आंसर लिखे हुए थे ना, ये जो आपका क्वेश्चन आंसर वाला बॉक्स है उसमें हमने किसी ने मैसेज किया हुआ है, नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, और मैं हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, ये बच्चे और हाथ ना खड़ा करो, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, 4 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, खुदा दा ना जे हाथ थले रखो, देयर इज नो नीड टू रेज हैंड्स। सुनते जाओ अल्लाह के बंदो, कभी 2 मिनट सब्र के साथ बैठ भी जाया करो, सब्र के साथ बैठ जाओ, बिल्कुल शांति के साथ सवालों बातों को सुनने की कोशिश करो। पहले ही सवाल में दिमाग में सवाल कूदने लग पड़ते हैं। फातिमा बतूल, आपका हैंड बहुत बार बार रेज हो रहा है, प्लीज स्टॉप योर हैंड। अच्छा, तो वो मैं खतीब, ये पता नहीं क्या चक्कर है यार सारों का, अल्लाह की कसम सब्र कोई नहीं इनके अंदर। वो मैं सवाल देख रहा हूँ कि अभी मेरा ना, आपने जब ये स्टार्ट किया ना तो पहले से ही एक बच्चे ने सवाल कर दिया, सर इट इज नेसेसरी टू राइट लेंथी सेंटेंसेस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं उसका नाम बच्चे का नहीं ले रहा, कोई बंदा पूछे अभी भाई लेक्चर शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा मेरी भाई लेक्चर को इजाजत तो दे कि वो आपके दिमाग में चला जाए, वो फिर उसको डाइजेस्ट करना, चबाना पहले उसको, फिर डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद ना समझे फिर ये कहीं सवाल पूछ लेना, मिल जाएंगे हम आपको, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। बट यू नो कंफ्यूजन एनसर्कल यू, fear encircle you and does not allow you to think clearly,
and to receive, first of all, information. Your first job is to receive information. I'm here and I'm going to guide you. Don't worry. आप अक्सर सोचते ना जी हम तो रहेंगे पर टाइम नहीं मिलता, सवाल कैसे पूछे, सवाल कैसे पूछे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सवाल जो हैं वो क्या कहते हैं, आपके आंसर हो रहे होते हैं, आप सुन नहीं रहे होते, इसलिए आपको लगता नहीं. वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे होते हैं. ठीक है. हाँ जी. अभी ये इधर के क्वेश्चन आंसर भी इनके बंद कर दिए, इस पे भी सवाल आ रहे हैं. एक सवाल और बंदे ने किया हुआ है कि जी इसकी स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंस है और सीएसएस की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. हालांकि ये बात मैं स्टार्ट में बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, एंड इट मींस कि या तो उस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया या फिर उसने सुना नहीं. चलो बहरहाल मैं माजरत एक्सेप्ट कर सकता हूँ, हो सकता है बेचारों के कोई प्रॉब्लम हो ही. लेकिन एनीवे आप अगले एक मेहरबानी कर दें, सवाल ना लिखें जी, सवाल ना लिखें. इनका क्वेश्चन आंसर भी बंद करें जी राजा खतीब साहब. हैं? हाँ जी, गुड लिस्टिंग है सर. सुने तो आप सिर्फ एक काम कर लें, 1 घंटा सिर्फ खामोशी से बैठ जाएं, ना समझ आए ना फिर बात कर लेंगे. ठीक ना. चलें 1 घंटा सिर्फ अपने आप के साथ कमिटमेंट करें. हियर कम्स मेडिटेशन. मेडिटेशन ये है वो स्किल जो आपको सिखाता है सुकून से बैठना. वरना आपका माइंड आपको सुकून नहीं लेने देता. कभी बंदा टांगे हिला रहा होता है, कभी हाथ हिला रहा होता है, कभी पेंसिल हिला रहा होता है, कभी मुंह में कोई चीज चिबा रहा होता है. तो ठीक है ना. इसलिए जरा प्लीज इनके क्वेश्चन आंसर बंद करें जी. मैं अब इसको बंद कर रहा हूं और मैं इससे बात करने जा रहा हूं. अच्छा, 3-4 थिंग्स आर देयर विच इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीडिंग, ताकि आपके ये पैदा, और इस स्क्रीनिंग से आपके अंदर ये पैदा होगी कि आप अलर्टनेस ऑफ माइंड के साथ, फोकस ऑफ अटेंशन के साथ उस पर्टिकुलर चीज को ढूंढेंगे जिसके बारे में पूछा गया है. तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी. अगर आप इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर इस पर प्रैक्टिस की ना, तो सीएसएस की जो रीडिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन की है, वो आपकी इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी तैयार हो सकती है. ठीक है कि नहीं. तो उसमें आपको बड़े स्ट्रक्चर तरीके से दिया जाएगा, आपको समझना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे वो कंपोजिशन के अंदर है चाहे इसके अंदर है, is one of the most important ingredient, to pass any of the subject in CSS. And if you don't develop the habit of comprehending things, comprehend का क्या मतलब होता है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ. जिनको मैंने बताया वो भी गौर से सुन लें. Comprehend mean grasp mentally. It does not mean understand. Understand, I mean डिक्शनरी के अंदर तो मतलब ये लिखा हुआ है, लेकिन ये एक स्मॉल वर्ड है. ये स्मॉल वर्ड है, इसलिए हम अंडरस्टैंड करने के बजाय मिसअंडरस्टैंड करते हैं. You need to understand the real meaning of comprehend. Grasp mentally. Grasp mentally का मतलब यह है कि आपकी तमाम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, फुल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या तमाम इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज इन्वॉल्व है. कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हैं? एनालाइजिंग, evaluating, relating, predicting, deducing, extracting. ठीक है. ये सारी की सारी जो आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी हैं, जो अगर इंसान वाकई यूज करे ना तो अपनी लाइफ में भी बड़ी आसानी से आगे चल सकता है, ये इन्वॉल्व हो जाती है. इनको इन्वॉल्व करना है, मतलब कहीं आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, कहीं इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना पड़ेगा, कहीं इंफॉर्मेशन को रिलेट करना पड़ेगा, कहीं इंफॉर्मेशन को आपको प्रिडिक्ट करना है, कंटेक्चुअल गैसिंग करनी है. अगर ये सारी चीजें, यानी आप सुपरफिशियल रीडिंग नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट रीड सुपरफिशियली, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा. राइट. यू हैव टू डू इन डेप्थ रीडिंग. इन डेप्थ रीडिंग. और जब तक, जैसे हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, जब तक इंटेंसिव रीडिंग नहीं करेंगे आप उसको सही तरीके से समझ नहीं सकते. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कहते हैं, रीडिंग को खाली सुपरफिशियल देखने के बजाय अपनी तमाम इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज को इन्वॉल्व करें, तब आप वो समझ सकेंगे, वो कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे चीज जो वो रीडिंग पैसेज के थ्रू आपको बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्रीहेंड. ठीक है जी. इट इज नॉट कि आपने वो जैसे अक्सर सुनते हैं स्कैनिंग कर लें, स्किमिंग कर लें तो हम कर लेंगे. ऐसे नहीं है. वो स्कैनिंग स्किमिंग इज द पार्ट ऑफ दिस, नो डाउट अबाउट इट, इस पर कोई शक नहीं है. लेकिन एंटायरली आपकी स्कैनिंग स्किमिंग होगी रॉन्ग. एंटायरली होगी रॉन्ग. इसी तरह ये कहना कि बिल्कुल नहीं होगी, रॉन्ग. इट इज द पार्ट ऑफ दैट एंड यू मस्ट नो हाउ टू प्ले विद इट. इसको कैसे यूज करना है, किस स्टेज पे यूज करना है,
अगर ये सारी चीजों को आप लेके चलते हो, टेक्निक को अप्लाई करते हो, तो फिर आप रीडिंग कर सकोगे। अच्छा, तो फुल फोकस एंड फुल यूज ऑफ इंटेलेक्ट, बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो, मैंने अक्सर कहता हूँ रीडिंग के अंदर कि इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी होती है, वो कंटेंट जो होगा वो फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट, मे बी फ्रॉम साइंस, मे बी फ्रॉम फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी, कहीं से भी हो सकता है। और हर जो सब्जेक्ट है उसकी अपना एक लिटरेरी स्टाइल होता है, उसके अपने जार्गन्स होते हैं, उसके अपने टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसका जो अपना इट सेल्फ इंफॉर्मेशन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो वो किसी आम इंसान के लिए नहीं बना हुआ वो पैसेज, वो सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट किसी आम इंसान के लिए नहीं बना हुआ। दैट इज नॉट फॉर एन ऑर्डिनरी पीपल, राइट? वो बना है फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर वालों के लिए, फिलोसफी फॉर फिलोसफर्स के लिए, इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट के लिए, जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन वहां से ये पैसेजेस उठा के आपको दे देते हैं in order to see that whether the student who is going for the competitive exam is so much capable that whatever, because he has to deal with the documentations, he has to deal with plenty of information gathered from different resources. The people who are communicating with them in written communication and documents, they may be from different cultural, academic, linguistic background. तो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको उस काबिल बनाना है कि आप हर तरह के डॉक्यूमेंट को डिकोड कर सकें, उसको सेंस कर सकें। और जब आप उसको सेंस कर लेंगे तो फिर आप उससे जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, या खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे, या ऊपर जो आपके टॉप मैनेजमेंट बैठी है उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए सिंपल अल्फाज में कम्युनिकेशन करेंगे। और इसलिए प्रेस सिखाई जाती है, आपको पता ही है, मैंने आपको सब काफी लोगों को बताया था। ये जो नए हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूँ। तो उस कॉम्प्लेक्स इन कंटेंट को, जो जिसके लिए आप बेसिकली तैयार नहीं है, आप उसको सेंस करेंगे, और वो डेफिनेटली जिस लिंग्विस्टिक स्टाइल में लिखा हुआ है वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर से उस चीज को सेंस करना, इसके लिए अलर्टनेस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ अटेंशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से होंगे। ठीक है, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आई थिंक ये स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है। हाँ जी। द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा क्वेश्चन, पैसेज का एक टुकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज है, राइट, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज है, या उसकी जो रिटोरिकल स्ट्रेटजी, यानी जिस स्टाइल से उसने लिखा है वो रिटोरिक के किस स्टाइल से वो बताना चाह रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके बताओ। वो बताओ कहां पे है, वो बताओ इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और जब तक वो पूरा पैसेज आपने पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, ऑब्वियसली उसकी टेक्निक्स है, मैं भी टेक्निक्स पे भी बात करूंगा, वो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कौन से होंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यानी यही टाइप्स हैं, इन्हीं के बीच पे घूमेंगी क्वेश्चंस, और उसके लिए आपने, ओके जी, ठीक है खतीब, थैंक यू, ओके। ठीक है खतीब, थैंक यू। अच्छा, तो सॉरी, मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उन ये इन्हीं टाइप्स के अंदर से आएंगे, और उनका ऑब्वियसली स्टाइल बदलेगा। जब आप एक एक टाइप के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद फेमिलियरिटी हो जाएगी। स्पेसिफिक डिटेल्स इन अ पैसेज, यानी कुछ डिटेल्स दी होंगी, उसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा, राइट। मैं अभी मुझे वो स्लाइड्स नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, मगर मैं वो देखूंगा कि कहाँ से मैं चीज़ जो है वो लेके तो आपको भी शो करूंगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जरूर एग्जांपल्स के साथ। फिर होंगे क्वेश्चन जो कि लॉजिकल एग्जाम्पशंस की बेस पे होंगे ऑन डिटेल्स इन द, इन सब की टाइप्स में बताने जा रहा हूँ अभी आपको, एक मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में जरूर बताऊंगा आपको। पैराग्राफ के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वो स्लाइड्स मिल जाए तो मैं वो पैराग्राफ दिखा के उसमें से फिर क्वेश्चंस दिखा दूं। बट फर्स्ट पहले आप बेसिक समझ लें कि वो कुछ क्वेश्चन होंगे जो डिटेल्स मांगेंगे कि जी इस पैसेज के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको नॉर्मली जब एक बंदा रीड करता है तो कोई इग्नोर करता है, तो उनके बारे में, स्मॉल डिटेल्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे। अभी मैं क्वेश्चन शो करूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। फिर लॉजिकल असम्पशंस बेस्ड ऑन द डिटेल्स इन द पैसेज,
क्वेश्चंस होंगे जो कि assumptions की बेस पे होंगे, implied meanings की बेस पे होंगे। फिर होगा फिगर आउट व्हाट द पर्पस और इफेक्ट ऑफ ए लाइन और पैराग्राफ, यानी उस पैसेज के अंदर वो लाइन को हाईलाइट कर देगा, उस पैसेज के अंदर किसी एक छोटे से पोर्शन को हाईलाइट करेगा और वो कहेगा कि जी इसका इफेक्ट बताओ, इसका पर्पस बताओ, कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जैसे जैसे कॉम्प्रिहेंशन में आपने पढ़ा है वैसे ही होंगे, उससे डिफरेंट नहीं होंगे। फर्क क्या होगा कि वहां पर आपको खुद से सर्च करना पड़ता है आंसर, ठीक है। यहां पर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, जो 5-6 ऑप्शंस हैं उनकी फॉर्म में एक गाइडेंस मिल गई है। आई मीन इट डज नॉट मीन इट हैज बिकम सो इजी, इट हैज नॉट बिकम सो इजी, बट कंपेयर टू जिसमें आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है और उसमें टू दिस वन जिसमें आपको ऑलरेडी ऑप्शन देगी, कम से कम आसान जरूर हो गया है। फिर मैं रिपीट करूंगा, इट डज नॉट मीन इट हैज बिकम सो इजी, इट हैज बिकम इजी बट नॉट सो इजी। बिकम इजी के मतलब सिर्फ ये है कि इसमें आपको वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जिसमें आपको खुद से ही सारा जवाब तलाश करना है, आपको ऑप्शंस की सूरत में गाइडलाइन मिल रही है, ठीक है जी। और इजी क्यों नहीं है, ये किस सेंस में मैं कह रहा हूं, इजी इसलिए नहीं है कि डेफिनेटली इस पे एक तो टाइम रिस्ट्रेंट्स होती हैं और लाइन स्ट्रेट तो होती नहीं है, जवाब स्ट्रेट नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा सा ये होगा। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, जिस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया है बिल्कुल उसी तरह से होगा। ऑथर्स की टोन के बारे में ये सारी चीजें मैं कॉम्प्रिहेंशन में बता भी चुका हूं, आपके भी टीचर्स ने बताई होगी जो लोग मेरे साथ दूसरे बैचेस के हैं। बट दीज आर द क्वेश्चंस जो अब देखिए ना मेंटली तौर पर पता है, तैयार हो जाएंगे, आपको ये पता चल गया कि अच्छा यार टोन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। सो टोन से रिलेटेड तमाम जो क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे इवन सैंपल्स मिले आप उठा लें पैसेजेस के, ठीक है जी। आप उसमें देख सकते हैं जीआरई की रीडिंग्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टॉफल, खासतौर पे टॉफल के अंदर उनकी रीडिंग्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आइल्ट्स की रीडिंग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैसेजेस मिल सकते हैं, मैं उसमें बताऊंगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन होता है जो जैसे उसमें आता है, आइल्ट्स के अंदर आता है कि स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो वो कुछ स्टेटमेंट दी होगी, वो बताएगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है, इस फॉर्म में दे सकता है, या वो ऊपर स्टेटमेंट लिखी होगी और उसके नीचे ऑप्शंस की फॉर्म में लिख के बताएगा कि इसमें से जो ट्रू इससे मैच करती इंफॉर्मेशन है वो निकाले। तो इस किस्म की वो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देगा। लेट्स सी द क्वेश्चन, आपको भी पता चल जाएगा। ये देखो, ये है क्वेश्चन अबाउट प्राइमरी पर्पस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, ये आपके सामने क्वेश्चन सैंपल रख रहा हूं, ठीक है जी। डिस्कस द assumptions एंड रीजनिंग बिहाइंड ए थ्योरी। ये मेरे सामने, आपके सामने मैं कोई रीडिंग पैसेज नहीं रख रहा, राइट। लेकिन अगर आप इसके गौर करें ना तो थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, ये चारों ऑप्शन पे गौर करें, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, मेथड, इससे पता चल रहा है कोई कुछ साइंटिफिक पैसेज है, ठीक है ना। अभी सिर्फ फिलहाल हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, पैसेज सामने नहीं है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो आपने उस पैसेज को, उस छोटे से पोर्शन को पढ़ने के बाद आपने इस तरह के 4 ऑप्शंस में से बताना होगा कि ये जो भी पैसेज है, ठीक है, वो किस रिलेटेड है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी क्या प्राइमरी पर्पस उसके अंदर एजम्पशंस या रीजनिंग के जरिए थ्योरी के को डिस्कस करना है, या उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, या कोई वो जो कंटेंट है वो कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा प्रेजेंट कर रहा है, या कोई इनोवेटिव किस्म की प्रोसीजर के ऊपर बात कर रहा है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का तरीकाकार क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीकाकार ये होता है कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन में, जैसे कि assumptions है, रीजनिंग है, बिहाइंड द थ्योरी है, या मेथड है, रिजल्ट्स है, इनकी पेनिट्रेशन देखनी होती है। मिसाल के तौर पर एक पैसेज, अभी मैं सारी दूसरे एग्जांपल्स भी ढूंढ के दिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप क्वेश्चन को समझ लें। मिसाल के तौर पर एक पूरे पैसेज, वो जो पैसेज का टुकड़ा दिया है उसमें रिजल्ट्स, जो भी कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके रिजल्ट्स को कोई 5 से 6 दफा डिस्कस किया है, या फर्ज करें एक पैसेज के अंदर 15 लाइंस हैं, 15 सेंटेंसेस हैं, तो 15 सेंटेंसेस में से 11-12 में उसके रिजल्ट्स के ऊपर ही डिस्कशन हो रही है। तो दैट जो जिसकी ज्यादा पेनिट्रेशन है समझे इस किस्म के क्वेश्चंस के अंदर, वो आंसर है। इस तरीके से आप आंसर को देखते हैं कि पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा है, ये टेक्निक है, ठीक है जी।
तो उसकी पेनिट्रेशन को देखना होता है कि आपको जैसे ही उसने कीवर्ड दे दी, जैसे ये चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें तमाम कीवर्ड उठाएं और देखें किन कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की पेनिट्रेशन पूरे पैसेज में ज्यादा है। जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है वही ऑप्शन होगा। ऑब्वियसली इसके का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने रीडिंग नहीं करनी, आपको उसको समझेंगे नहीं, रीडिंग करेंगे तो वैसे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अंदाजा ना हो रहा हो तो ये टेक्निक है कि आप उसकी पेनिट्रेशन को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब स्मॉल डिटेल से रिलेटेड ये होगा, इस तरह से होगा क्वेश्चन। पहले तो आपको क्वेश्चन की शक्ल समझ आ जाए ना कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। द फोर्थ पैराग्राफ, वो आपको दिखाएगा, फोर्थ पैराग्राफ आपके सामने होगा कि जी फोर्थ पैराग्राफ में लाइन नंबर 50 to 56 जो है, indicates that Plato's principal objection to poetry was its। तो आप देखें आपको उसने गाइडलाइन दे दी है कि 50 to 56 लाइन में चले जाओ, 50 to 56 लाइन में चले जाओ, और नीचे उसने लिख दिया जी लाइन नंबर 50 के अंदर ये जो पोएट्री के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को समझो, बताओ कि उसका मेन ऑब्जेक्शन क्या है। हो सकता है इट कंटेन्स 3-4 ऑब्जेक्शंस, इट मे कंटेन 3 or 4 ऑब्जेक्शंस, और आपने वो 3-4 ऑब्जेक्शंस को समझ के देखना है कि इसमें प्राइमरी या डोमिनेटिंग ऑब्जेक्शन कौन सा है, क्योंकि प्रिंसिपल लफ्ज बोल रहा है, एडजेक्टिव लगा हुआ है प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन, तो उसको देखना है। तो आपको अगर वो उस पर गौर करेंगे, और उससे ये 4 ऑप्शन दे दिए कि जी क्या वो ऑब्जेक्शन ये कहना चाह रहा है कि पोइट्री के अंदर जो है वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी की बात कर रहा है, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ टर्बुलेंट इवेंट्स की बात कर रहा है, इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स मॉरल, व्हाटएवर जो भी उसके अंदर फॉर एग्जांपल ऑप्शंस होंगे, उनको अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर उसका ऑब्जेक्शन किस नेचर का है। तो इस तरह से वो देगा, आपको गाइड करेगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन अबाउट इन्फ्लुएंस। अब देखो, जस्ट इमेजिन कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कंपोजिशन के लिए करते हो, राइट, उसके लिए आपको मैंने गाइडलाइंस दी थी, तो सोचें उस लिहाज से अगर कंपेयर करें तो कितना आसान है कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो उनके आंसर्स किस तरीके से आप पिकअप कर सकते हैं, उनको कैसे सर्च आउट कर सकते हो। Which of the following, if available, would best refute the author's assertion about the young upstart? लाइन नंबर 57 में कहता है रेफर करा जाओ। I mean, ये लाइन रेफर भी करेगा, I mean, these are the possibilities, ठीक है जी, या वो पोर्शन डेफिनेटली जो हाईलाइट किया उसको हाईलाइट कर देगा और कहेगा इसके बारे में बताओ। तो वो कह रहा है जी आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वुड बेस्ट रिफ्यूट द ऑथर्स असर्शन, अगर वो अवेलेबल हो। और देखें अगला क्वेश्चन क्या, इफ अवेलेबल, कि अगर इनमें से कोई ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो ऑथर के असर्शन को जो यंग अपस्टार्ट के बारे में है उसको रिफ्यूट करता है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन जो इन्फ्रेंस बेस्ड है। इन्फ्रेंस बेस्ड का मतलब है कि आपने उसकी जो लाइंस अगर आप पढ़ी हैं तो उससे आपने किस हद तक सही एक्यूरेटली इन्फर किया है उसके छुपे हुए मीनिंग को, राइट। सो ये 4 ऑप्शन, द एविडेंस दैट सर्टेन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन नेचर एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट, कंफर्मेशन ऑफ कंडीशन दैट, यानी उसमें ये जो लाइंस ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से क्लूज मिल रहे हैं, ये क्लूज आपको बता रहे हैं कि आप इसकी बेसिस के ऊपर ये बताओ कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट रिफ्यूट कर रहा है, यानी ढूंढना अपने रिफ्यूट का ही है, ये उसकी इंस्ट्रक्शन है, बेस्ट रिफ्यूट, विच वुड बेस्ट रिफ्यूट द ऑथर्स। सो ये इनमें से रिफ्यूट कर रहे हैं, मे बी 2 ऑप्शन रिफ्यूट कर रहे हो, लेकिन कौन सा बेस्ट रिफ्यूट कर रहा है वो दैट ऑप्शन हैज टू बी सिलेक्टेड। और वो ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली कीवर्ड्स की बेस पे, या वो जो टेक्निक्स अभी मैं रीडिंग टेक्निक्स बताऊंगा उनकी बेस पे करेंगे। रीडिंग टेक्निक अभी आपको पता चल जाएंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्पोजिशन के पेपर में भी आपको टेक्निक्स बताई थी, उसी से मिलती जुलती टेक्निक होंगी। रीडिंग की कोई डिफरेंट टेक्निक्स नहीं होती, फर्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। तो ये यानी ऑप्शंस होंगे उनको आपने सेंस करना है, और सेंस करने के बाद देखना है कि यार इससे किससे जो है वो ऑथर की असर्शन जो है रिफ्यूट किया जा रहा है, जो भी वॉट एवर द पैसेज इज गिवन। फिर होगा क्वेश्चन अबाउट फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन का मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है, ये देखो ये लफ्ज है प्राइमरीली एज ए, द ऑथर ऑफ द पैसेज यूजेस द कोटेशन, उसने कोटेशन यूज की होगी इन द लाइन नंबर 5 to 6 प्राइमरीली एज ए, उसका का मकसद क्या है, उस कोटेशन को वो क्यों यूज कर रहा है, उस कोटेशन को वो क्यों यूज कर रहा है, फलां लाइन को क्यों यूज कर रहा है, फलां वर्ड को क्यों यूज कर रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका फंक्शन समझना चाह रहे हैं, तो वो आप बताएंगे। उससे 4 ऑप्शन दे दिए। अगर आपने उस कोटेशन को
इन कनेक्शन विद द लाइंस पढ़ा है, यानी कोटेशन को सेपरेटली आइसोलेशन में नहीं पढ़ा, इन कनेक्शन विद द लाइंस पढ़ा है, यू कैन इजीली गेस कि ये इसका क्या मकसद है जी। ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पर विविड एक्सप्रेशन ऑफ हाउ शी व्यूज वर्ड्स, क्या इस कोटेशन के जरिए वो ये बताना चाह रही है विविड एक्सप्रेशन ऑफ हाउ शी व्यूज वर्ड्स? क्या वो बताना चाह रही है पावरफुल एग्जांपल ऑफ व्हाट शी थॉट सॉट इन शेक्सपियर? स्कॉलरली साइटेशन देना चाह रही, लिंकिंग हर टू पोएटिक वर्ड्स एंड कॉमिकल इंट्रोडक्शन टू ए प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय एवरी ड्रामेटिक परफॉर्मर? क्या इस कोटेशन के जरिए वो ये अपना पर्पस अचीव करना चाह रहा है, जो ऑथर है वो इस पर्पस के लिए कोटेशन को यूज कर रहा है? सो हैविंग सीन दैट ऑप्शन, वो आप उसको बता सकोगे। अभी आई विल शो यू द पैसेजेस आल्सो। फिर कुछ क्वेश्चन होंगे अबाउट द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, के ये जो वर्ड फॉलो इस्तेमाल हुआ है इसका लिटरल मीनिंग नहीं बताना भाई। इसका लाइन 34 में ये फॉलो वर्ड हुआ है, इसका मीनिंग मोस्ट नियरली मींस। अब मोस्ट नियरली मींस कि यहां पर वो आपकी सिनोनिम की अंडरस्टैंडिंग देख रहा है। ये है वो क्वेश्चन। अब आप सोचो कि आपकी पूरे कॉम्प्रीहेंशन पेपर के अंदर एंटोनिम और सिनोनिम का क्वेश्चन दिया गया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूं कि ये एंटोनिम सिनोनिम का जो क्वेश्चन है, ये वोकैबुलरी का जो टेस्ट सेपरेटली लिया जा रहा है, यानी प्रेसी आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं है, वोकैबुलरी का टेस्ट सेपरेट लिया जा रहा है। किस सेंस में? एंटोनिम सिनोनिम्स के 20 नंबर का क्वेश्चन देके उस पर लिया जा रहा है, एनालॉजीज में लिया जा रहा है, इडियम्स में लिया जा रहा है, वो आपका सेपरेट लिया जा रहा है, राइट? तो वो जो एंटोनिम और सिनोनिम्स का जो टेस्ट लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट डिक्शनरी को कंसल्ट नहीं करता, स्टूडेंट डिक्शनरी को सिर्फ देखता है और उसमें से मीनिंग जैसी उसको तर्जमा उसके मतलब का मतलब मीनिंग मिलता है, वर्ड मिलता है, वो उसको उठा लेता है बगैर सोचे समझे कि वो जो वर्ड उसने एज ए मीनिंग के तौर पर उठाया या सिनोनिम के तौर पर उठाया उसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक वर्ड है ट्राई, उसका सिनोनिम एफर्ट भी है, स्ट्रगल भी है, एंडेवर भी है, स्ट्राइव भी है, राइट? ये सारे वर्ड्स तो हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं ये दे हैव गॉट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर एक स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि एक वर्ड के लिटरल मीनिंग होते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग होते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं, इडियोमैटिक मीनिंग होते हैं, और वो सिर्फ उनके लिटरल मीनिंग के पीछे जा रहा है, तो वो कभी भी उसके वर्ड जो जहां पर उसको यूज करना है या जो उस किसी भी वर्ड का मीनिंग था ना वो नहीं बता पाएगा। तो ये देखो कितना करीब है उसने लफ्ज का, मोस्ट नियरली। आई मीन नॉट नियरली, नॉट जस्ट दी हैविंग द सेम मीनिंग, बट मोस्ट नियरली। तो फॉलो का मतलब उसने बताया जी परसू करना है, रिजल्ट है, ज्वाइन इन है, लिसन केयरफुली, वॉट एवर, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख के आप बताओगे, उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं बताओगे, राइट जी? ये भी बात समझ आ गई होगी वोकैबुलरी से रिलेटेड। इसी तरह से होगा, क्वेश्चन होंगे एक्यूरेसी के बारे में। मिसाल के तौर पर जी, साइंटिस्ट्स आर यूजिंग ए टेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज। अब ये स्टेटमेंट दे के अब 3 तरीके से पूछेगा, 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि ये स्टेटमेंट दे और के जी ये स्टेटमेंट जो है ये इस लाइन में इस पैराग्राफ में यूज हुई है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन। पहली बात तो पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की टेक्निक बताता हूं। तो वो ये स्टेटमेंट आपको देगा। और ये भी हो सकता है कि वो ये जो स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज यहां पे लिखे, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, और इधर 4 स्टेटमेंट्स ऐसी लिखे रीफ्रेज करके, 4 स्टेटमेंट्स लिखे रीफ्रेज करके, और कहे कि इनमें से ट्रू जो मोस्ट क्लोजेस्ट टू दिस है वो आप एक्यूरेट है, इस पूरी ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जो मैच कर रही है वो निकाले, ये ऑप्शन हो सकता है। यानी ये एज इट इज पैसेज में से उठा के लिख दी और नीचे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिख दी, 4 ऑप्शंस लिख दिए और उनको रीफ्रेज करके इस तरह से रीडिजाइन किया कि कहा आप इसमें से जो द बेस्ट वन, द ट्रू वन है वो निकालो, या ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करती, फॉल्स है, वो निकालो, या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल भी इस बात को कर ही नहीं रही है,
वो मौजूद ही नहीं, एग्जिस्टेंट है। तो इस तरीके से भी ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो तरीके हो गए, यानी एक तरीका ये है कि ये पूछ के कहेगा कि ये पैसेज में देखो, यानी खुद उसने एक रीफ्रेज स्टेटमेंट यहाँ लिखी और कहा पैसेज में देख के बताओ कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है, या ओरिजिनल पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद 4 रीफ्रेज स्टेटमेंट्स लिख दी और उसके बाद कहा कि बताओ इसमें से या तो एग्जैक्ट मैच जो कर रही है ट्रू कौन सी है, या जो फॉल्स है वो कौन सी है, या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट के बारे में है ही नहीं है। तो वो देखेगा कि आपकी सेंसिबिलिटी, और उसमें ट्रिक्स होंगे, वर्ड्स छुपे होंगे जो आपको आपके ऑप्शन सामने रखेगा। अब स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बताई थी। ये SQ3R इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। जब आपको पैसेज दिया जाता है तो सवाल एक आता है, अब ये ज़हन में रखना यार कि आप लोग सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चाहे मुझसे पढ़ा है, चाहे आपने किसी और टीचर से पढ़ा है, वो क्लास जिसपे बिल्कुल ऑल टुगेदर द स्टूडेंट फ्रॉम who have never appeared in the CSS exams and never taken the classes, वो आए हैं, तो उनके साथ मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उनको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। बट व्हेन इट्स द मैटर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन हियर, तो उनको फिर मैं किसी और तरीके से बता रहा होता हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्किप कर जाता हूँ क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपको कुछ उसका अंदाजा है। तो रीडिंग के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जिसको मैं अभी स्किप करूंगा, सिर्फ उसका जनरल रेफरेंस देने जा रहा हूँ कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हो तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है कि जी पहले क्वेश्चन पढ़े जाएं या पहले पैसेज पढ़ा जाए। तो क्या तरीकेकार है उसमें मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता होता हूँ कि देखो, एक सतही सुपरफिशियल आइडिया लेने के लिए तो क्वेश्चन पहले जरूर पढ़ना चाहिए, राइट? सुपरफिशियली आइडिया लेने के लिए, ताकि आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना, दे सेट द डायरेक्शन। क्वेश्चन डायरेक्शन सेट करके बताता है कि इस पैसेज में क्या होगा या आपको कहां जाना चाहिए या मैं तुमसे क्या डिमांड कर रहा हूं, रादर देन कि आप सर्च करते रहें। क्वेश्चंस के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई इतनी सी बात मुझे चाहिए, जिसके लिए मैं समझता हूँ ये स्क्रीनिंग टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। तो वो आपको तैयार करते हो। तो इसलिए से होता यह है कि बाजू का स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ते रहते हैं और फिर वो पैसेज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी पैसेज पढ़ने चाहिए, तो कुछ पैसेज के अंदर इतना इन्वॉल्व रहते हैं, क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन से बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल सकती थी। My strategy has always been for myself when I was a student, and the same strategy as a teacher I've been suggesting to my students, that you need to create a balance. What is the balance? Look at the question. What is the question, the keyword? And according to the question, when you go to the paragraph, it does not mean ignore the paragraph. Read it very carefully by focusing your attention on any information which is linked with the key words in the question. यानी आपके लाशऊर में वो क्वेश्चन के कीवर्ड होने चाहिए, मगर आप पैसेज को जरूर पढ़ते रहें, पैसेज को जरूर पढ़े और उसके अंदर जैसे ही वो चीज नजर आए उस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर ले। ये जो लाशऊरी तौर पर आप सर्च करते जा रहे हो उसको स्कैनिंग कहते हैं या सर्वे कहते हैं। SQR 3R में S जो है ये वो है, लाशऊरी तौर पर जब आप उसको सर्च कर रहे होंगे, राइट, पढ़ते हुए, इसको हम सर्वे कहते हैं या स्कैनिंग कहते हैं। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज की होती है, नाम यूज की होते हैं, टर्मिनोलॉजीज, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया था कि यही की बात होती है। जब आप वो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है जहां पे आपको लगता है कि यार यहीं कहीं दिस इज द एरिया वेयर द आंसर इज हिडन, तो आप उस चीज को अंडरलाइन कर लेते हो। दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। ये जो 3R के अंदर पहली रीड है ना, ये स्किमिंग यही चीज है। तो देखो, गौर करो, अगर मेरी इस पूरी एक्सप्लेनेशन को आपने वाकई तवज्जो से सुना है, what I'm saying is कि scanning and skimming are the ingredient, the special ingredient, the important inevitable ingredients, the techniques जो आपको हेल्प करते हैं कि आप फोकस तरीके से उस एरिया तक जा सके और उसको तलाश करके उसको अंडरलाइन कर सके। बट इट डज नॉट इन एनी वे सेज कि आपने उसको रीड करना ही नहीं है, तो रीड करना है। तो ये SQ3R क्या है कि आप साथ साथ सर्वे भी कर रहे हो, रीड का मतलब आप स्किम कर रहे हो, और क्वेश्चन रीडर टेक्निक, Q इज एक्टिव रीडर टेक्निक, यानी यू आर नॉट ए पैसिव रीडर। ये जो Q है, इसका मतलब है कि आप हर पैसेज लाइन को पढ़ते हुए अपने माइंड में साथ साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोचते रहें, खुद से क्वेश्चन करते रहें कि क्या डज दिस टेल मी समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, या प्रिडिक्ट करते रहें व्हाट पॉसिबल मे कम इन द नेक्स्ट लाइन।
इस तरह के साथ इन्वॉल्व रहें, रादर देन कि आप बस पैसिव हैं और आप उसको ऑब्जॉर्व करते जा रहे हैं। ठीक है जी। जब आप ये रीडिंग कर रहे होंगे, साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो दो एरियाज आएंगे जिसमें आपको इन डेप्थ रीडिंग करनी पड़ेगी, या किसी जगह पे ऐसा होगा कि आपको तेजी से निकलना पड़ेगा। रिसाइट कर, रिसाइट का मतलब है कि कुछ ऐसी जगह आएंगी जहां पर आपको रुकना है, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ये एरिया जो है ना क्वेश्चन के बारे में कुछ कह रहा है, वहां पर आपको स्लो डाउन हो जाना है। वहां पर आपकी जो डिमांड है वो ये है उस कंटेंट की कि आप उसको इन डेप्थ समझो, इन डेप्थ समझो, रुको और स्लो पर हो जाओ, इंटेंसिव रीडिंग करो, समझने की कोशिश करो। या वो चीजें जहां पर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, वहां पर रुकें, ठहरें, वहां पर आप रुकें, ठहरें। ठीक है जी। या इसी तरह कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको बड़ी आसानी से समझ आती हैं, वहां पर आप एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे, वहां पर निकल जाएंगे, राइट, तेजी से निकल जाएंगे। रिफ्लेक्ट इज द टेक्निक, जिसका मतलब यह है कि आप बिफोर यू सिलेक्ट एन ऑप्शन, बिफोर यू सिलेक्ट एन ऑप्शन, उस ऑप्शन को बड़ा गौर से देख लें कि ये जो मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं, डज दिस एड्रेस every component of the question, or does this option address the key words given in the main question, उसको एड्रेस कर रहा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना बिफोर यू सिलेक्ट एन ऑप्शन। ये टेक्निक होती है क्वेश्चन रीडिंग को पढ़ते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अच्छा जी, एक सेकंड अभी जरा होल्ड कीजिएगा। मैं अब जरा थोड़ा सा, मुझे 1-2 मिनट दें, मैं जरा वो ऑप्शन देख लूं कि वो मेरे पास मुझे मिल जाए। आई वुड लाइक टू वो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, अदरवाइज ना हुआ तो मैं किसी और तरीके से करूंगा। सिर्फ मुझे 2-3 मिनट दें काइंडली, मैं जरा देख लूं इसको। खतीब ये सारे सुन तो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जरा म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, मैं सिर्फ ऑप्शंस देख लूँ स्लाइड्स में, अगर मुझे मिल जाए, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके से इनको शो करनी पड़ेंगी, तो इनको कहिएगा होल्ड पे रहे जरा।
राइट। ये मैंने पीछे SQR3 टेक्निक बता दी। सबसे पहले जी रीडिंग के लिए जरा समझ लें। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट जो पैसेज होता है, मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई थिंक यू आर ऑल पेइंग अटेंशन टू दिस। नहीं यार, वो मुझे किसी ने कहा हुआ कि अच्छा जी ये आप डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, लिसन एवरीबॉडी पे अटेंशन टू दिस। वो मैं ढूंढूंगा, नहीं भी कोई मसला नहीं। मैं मुझे अपने जो ज़बानी कलामी चीज़ें अपनी पता है ना, उसको मैंने स्लाइड्स का दिखाने का मकसद होता है कि आपके सामने और मुझे रिकॉल ना करनी पड़े। बट आई वुड डेफिनेटली लेट यू नो थिंग्स वुड बी इंशाल्लाह ओके, आप सिर्फ समझे। सबसे पहली चीज होती है कि कोई भी जो पैसेज आपको दिया जाता है उसको डीकोड करना होता है, और उसको डीकोड करने का तरीका ये कि आप उसके टॉपिक को समझे और उसके की आर्गुमेंट को समझे और उसकी ओवरऑल टोन को समझे। तीन एरिया से, तीन तरीकों से आप किसी भी पैसेज को डीकोड कर सकते हैं, यानी उसका प्राइम, उसके पूरे पैसेज का ओवरऑल मकसद समझ सकते हैं। टॉपिक जो है वो आपको नॉर्मली पता चलेगा जो उसका हेडर एंड फुटर होता है, यानी हेडर के अंदर वो पूरा एक थीसिस देते हैं, टॉपिक सेंटेंस जिसको कहते हैं। उससे आपको उस पैसेज के टॉपिक की समझ आती है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि इन द हेडर ही इंट्रोड्यूसेस व्हाट ही वांट्स टू से एंड इन द कंक्लूजन ही प्रूव्स कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से एंड दिस इज व्हाट आई हैव प्रूव्ड। तो आप अगर उसके हेडर और फुटर को देखें किसी पैसेज के शुरू में, टॉपिक सेंटेंस को समझने की कोशिश करें और अलॉन्ग विद द कंक्लूजन मिलाएं, तो आपको पूरे टॉपिक की ओवरऑल सेंस हो सकती है। की आर्गुमेंट मींस कि उस पॉइंट को लेकर वो किस तरह के आर्गुमेंट से वो स्टार्ट किया और वो किस तरह की एविडेंसेस दे रहा है या किस तरह की इलस्ट्रेशंस दे रहा है, वो एग्जांपल्स दे रहा है, उसका मेन आर्गुमेंट क्या है उसके अंदर। यानी जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कह लें कि मैं एक सेकंड, एक छोटा सा पैसेज मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं उसको सामने रख के कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, अगर किसके ऊपर जी आ जाएगा, हाँ, अगर वो ये कहता है, टॉपिक शुरू होता है, इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट कि बाय 2050 तक people's eating habits will have changed beyond recognition. फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ की एक लाइन है, पैसेज की एक लाइन है, फर्स्ट लाइन है, और उस पे वो उसने ये क्लेम किया है कि 2050 में लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, राइट। सो दिस इज द टॉपिक सेंटेंस। और इसके अगर आखिरी लाइन देखेंगे, मैं अगर बताऊं तो उसमें भी वो इसी किस्म की बात कर रहा है। अब वो जो की आर्गुमेंट देगा, तो वो की आर्गुमेंट कैसे देगा कि वो बताएगा कि पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल, दूसरे साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी कम होती जा रही है, राइट। और वो प्रोडक्शन जब कम हो रही है तो उसके आर्टिफिशियल मीन्स यूज किए जा रहे हैं, राइट। तो ये जो 3 4 5 दलीलें दे रहा है वो ये बताने के लिए कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बाय 2050 जो है वो चेंज हो जाएंगी। और जिस वो पॉइंट को लेकर चल रहा है वो सारे के सारे बताना चाह रहा है पॉपुलेशन की बेस पे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, पॉपुलेशन के जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो पूरे नहीं होंगे, और उसके लिए फिर आर्टिफिशियल मीन्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये इज द की आर्गुमेंट। इस की आर्गुमेंट के ऊपर वो उस पैसेज को, अपने थीसिस को वो प्रूव कर रहा है। ना अच्छा, दूसरी चीज है कि क्वेश्चन कीवर्ड्स टेक्निक्स। अगर आप क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन की कीवर्ड टेक्निक्स होती हैं। WH यानी जितनी भी ये टेक्निक है उसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बताया था कि क्वेश्चन को समझना है आपने कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच एंड हाउ। ये क्वेश्चन को समझने में आपको मदद देती है। यानी क्वेश्चन में अगर कहीं व्हाट का इस्तेमाल है, या क्वेश्चन में व्हाई ही इज बीन आस्किंग, या क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हेन इट वुड हैपन, या क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ इट वुड हैपन, तो इसको समझना है, इसको इग्नोर नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर वो व्हाट कह रहा है तो आपने सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज बतानी है। अगर वो कह रहा है हाउ तो इसका मतलब है आपने प्रोसेस की बात करनी है। अगर वो कह रहा है व्हेन तो इसका मतलब है कि आप उस स्पेसिफिक टाइम को देखेंगे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए ये 2 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसके कीवर्ड के ऊपर फोकस करें। यानी W है, व्हाट है, विच है, वाई है, वेयर है, प्लस
ये जो 3 वर्ड्स होते हैं, एक्सप्लेन करें, स्टेट करें, मेंशन करें, डिस्क्राइब करें, इसको मिलाएं, और तीसरा वर्ड होता है उसके अंदर एक्शन वर्ब, उसको मिलाएं। इन तीनों वर्ड्स को मिला के ही आप क्वेश्चन को समझते हैं। आप कैसे? मिसाल के तौर पर, हाउ डज द राइटर रियलाइज, हाउ डज द राइटर रियलाइज, तो हाउ का मतलब है वो पूरे प्रोसेस को आपने ढूंढना है, और किस प्रोसेस को ढूंढना है? जिससे आपको पता चलेगा कि वो रियलाइज कर रहा है, वो रियलाइज कर रहा है। सो जितना सवाल पूछा गया है उतना ही जवाब आपको देना होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि पहले पैसेज को समझा जाए। पैसेज को समझने के लिए आप उसके टॉपिक को समझें, उसके की आर्गुमेंट को समझें, और उसकी टोन को समझें। और क्वेश्चन के जरिए, क्वेश्चन टेक्निक्स कौन सी है कि जो W और H दिए गए हैं, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, इसको प्लस जो एक्शन वर्ब यूज किया गया है जैसे कि रियलाइज, प्लस वो जो वर्ड है एक्सप्लेन, स्टेट, मेंशन फॉर एग्जांपल, इस तरह के वर्ड्स हुए हैं, इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है और उसका जवाब कहां पे बनता है। मिसाल के तौर पर अगर वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपका कॉम्बिनेशन अगर आप सही समझ गए हो कि एक्सप्लेन, यहाँ पर वो स्टेट पूछ रहा है, या वहां पे इलस्ट्रेट कह रहा है, या वहां यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस, तो उसके पर्पस, व्हाट और मेन, ये 3 वर्ड्स मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे सिर्फ मेन पर्पस के ऊपर फोकस करना है और पर्पस का सिर्फ नाम बताना है, उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। ये एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक बेस्ट टेक्निक है जो यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तीसरी चीज है एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग चॉइसेस। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, मैं अभी आपको वो पैसेज भी दिखाऊंगा ताकि आपके साथ के लिए आसान हो जाए। वैसे जो LMS पे पोर्टल पे आएंगे उस क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। 4 ऑप्शन जब दिए जाएं तो सबसे पहले तो एक या दो ऑप्शन वो निकालें जो रॉन्ग हैं, जो आपको लग रहा है। ये भी एक टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये तमाम की तमाम टेक्निक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यानी सबसे पहले बजाय इसके कि आप आंसर ढूंढे, सब आप वो निकालें ऑप्शन जो ऑप्शन है ही नहीं है, वो ऑप्शन जो है ही नहीं है। अच्छा, वो ऑप्शन कैसे पता चलेगा वो ऑप्शन है नहीं है? उसमें जो पैसेज के जो कीवर्ड हैं, उनके जो अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी वो पेनिट्रेशन आपको ओरिजिनल पैसेजेस में नहीं मिलेगी। उनके अंदर जो कीवर्ड्स लगाए गए हैं उन पैसेजेस की पेनिट्रेशन आपको पैसेजेस के अंदर नहीं मिलेगी। जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था, मैं पीछे चलता हूं दोबारा से, या ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यानी ये जो असम्पशन लफ्ज आ रहा है, ये रीजनिंग का लफ्ज आ रहा है, पैसेज के अंदर आपको इन वर्ड्स के रिलेटेड कोई भी पेनिट्रेशन नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, राइट? या अगर बिल्कुल स्लाइड सी पेनिट्रेशन उसके अंदर नजर आएगी, पेनिट्रेशन नजर नहीं आएगी इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की। अगर वो पेनिट्रेशन नजर नहीं आ रही तो वो ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको वो 2 या 3 ऑप्शंस, नॉर्मली 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वो पैसेज के अंदर होते नहीं है, उनको पहले आपने निकालना होता है। रह जाते हैं फिर 2 ऑप्शन। उन 2 ऑप्शंस के दरमियान एक बड़ा खास किस्म का टाई बनता है, और दैट इज द पॉइंट जो कि सेंसिटिव है, जहां पर आपको देखना है कि जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके तमाम कीवर्ड्स बाय ऑल मींस उसके अंदर मौजूद हैं। तमाम ऑप्शंस बाय ऑल मींस उसके अंदर मौजूद हैं, वो वहां पर मौजूद होने चाहिए। उसकी पेनिट्रेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उनकी डिटेल्स, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे वो, आई मीन दीज अब्जम्पशंस और रीजनिंग लफ्ज वहां पे यूज नहीं होंगे, राइट? वो जैसे अब ये कॉन्फ्लिक्ट डाटा है, कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा लफ्ज लिखा हुआ है तीसरे ऑप्शन में, अगर आप देखो कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा, तो आपको डाटा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ नजर आए। जिसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है, तमाम कीवर्ड्स की पेनिट्रेशन है, वो ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। दिस इज व्हाट इट मींस। जी होल्ड कीजिए। तीसरी चीज, बैलेंसिंग पेस। बैलेंसिंग पेस इज द टेक्निक जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी SQR3 में, SQ3R टेक्निक के अंदर, कि रीडिंग जब पैसेज आप करते हो तो कई स्टेजेस आती है जहां पर आपको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है, और कई स्टेजेस ऐसी आती है जहां पर आपको अपनी जो स्पीड है वो तेज करनी पड़ती है, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है।
सो वो कुछ एरियाज होते हैं जहां पर आपको अपनी वहां पर उसके दरमियान बैलेंस करना है, यानी ना ही आपको स्पीड रीडिंग करनी है, ना ही आपको स्लो डाउन होना है। आपको अपनी पेस को स्लो डाउन करना है जहां पर आपको लगता है कि ये कंटेंट जो है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। मिसाल के तौर पर सेंटेंस लेंथी है, सेंटेंस में पंक्चुएशन ज्यादा यूज हुई है, सेंटेंस बड़ा इंट्रिकेट किस्म का है, या सेंटेंस के अंदर अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, उन जगहों पर आपको हमेशा अपनी स्लो पेस जो है वो स्लो करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है, तभी वो ऑप्शन समझ सकेंगे बोथ केसेस में, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के अंदर भी और क्वेश्चन के अंदर भी, वहां पर आपको स्पीड स्लो करनी है। इसी तरह पैसेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप अपनी स्पीड तेज कर सकते हैं, यानी आपको जरूरत नहीं है कि उसके दरमियान अपना टाइम जाया करें। वो कैसे होंगे, जहां पर कोई इलस्ट्रेशंस हैं या कोई एग्जांपल्स हैं जो कि पिछली ही किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको पिछली बात समझ आ गई है, देयर इज नो नीड टू स्टे देयर, वहां पर आपको स्टे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो इस पे जो टेक्निक है दूसरी, कि कॉन्टेक्स्ट से कैसे गेस करना है, गेसिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इस पे मैं कुछ चीजें आपको लिखवाना चाहूंगा। आई वुड लाइक कि आप उसको लिखो, लिखेंगे आप, ये लिख लीजिएगा। मैं स्लो स्लो बोलूंगा, मैं लिखवाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका वो स्लाइड मौजूद नहीं है। तो पहले तो ये समझ लेंगे कॉन्टेक्सचुअल गेसिंग क्या होती है। ठीक है, कंटेक्चुअल गेसिंग का मतलब होता है कि जो भी कंटेक्चुअल क्लूज मिले गए हैं, दो तरह के क्लूज होते हैं, या लिंग्विस्टिक क्लूज होंगे या सिचुएशनल क्लूज होंगे। ठीक है जी, या लिंग्विस्टिक क्लूज होंगे या सिचुएशनल क्लूज होंगे। उन क्लूज की मदद से आप उसके जो मीनिंग को इन्फर करते हैं उसको कंटेक्चुअल गेसिंग कहते हैं। ठीक है जी। मैं स्लो बोल रहा हूं ताकि आप लिख लें, मैं पेस जो है वो अपनी स्लो करता जाऊंगा ताकि आप चीजों को लिख लें। गेसिंग क्या होती है जी, कंटेक्चुअल गेसिंग क्या होती है कि आप उसके कंटेक्चुअल क्लूज ढूंढते हैं, और दो तरह के कंटेक्चुअल क्लूज होते हैं, एक होते हैं लिंग्विस्टिक क्लूज और एक होते हैं सिचुएशनल क्लूज। उन क्लूज की मदद से आप गेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अभी स्लो स्लो बोल रहा हूं, बताता हूं, आप लोग हाथ ना खड़ा करें, मुझे पता है मैं खुद स्लो बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, लिंग्विस्टिक क्लूज जो है वो कैसे पता चलेंगे। ये दोनों के बारे में बता रहा हूं, लिंग्विस्टिक क्लूज या कॉन्टेक्स्ट, या सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है जहां से आपको क्लूज मिलेंगे। लिंग्विस्टिक क्लूज का मतलब यह है कि वो जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो भी वर्ड यूज किए गए हैं, उनके क्लूज ढूंढे। मिसाल के तौर पर जो वर्ड मुश्किल यूज किया गया उसके आगे कोई सिनोनिम यूज होगा, या उसी वर्ड से रिलेटेड कोई एंटोनिम यूज होगा, या उसी वर्ड की कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लिखें, किंगफिशर्स are a group of small to medium sized brightly colored birds. Kingfishers are a group of small to medium sized brightly colored birds. अब यहां पे आपको ये जो बर्ड्स पता चल गया, ये तो पता चल गया कि किंगफिशर्स ग्रुप कोई बर्ड्स की कोई किस्म है, और उसने एक रेफरेंस दे दिया मीडियम साइज ब्राइटली कलर्ड, राइट। नाउ अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के मामले में, तो आपने ये वो एनिमल्स देखने हैं, जो भी ऑप्शन दिया होगा उस पर देखना ये है कि जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो बर्ड की कैटेगरी से ही सिलेक्ट करना है। अगर उसने 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें 3 एनिमल्स हैं, कुछ डिफरेंट है, मैमल्स हैं या कोई भी हैं, और आपको अगर ये पता है, आपने इस लाइन को सही पढ़ा था, रीड किया था, और आपने आखिरी वर्ड पढ़ लिया था कि बर्ड्स का कोई ग्रुप है, तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये बर्ड है। या एक और लिखें, when he made insolent remarks, ये लिख लें ताकि आपको पता चले कंटेक्चुअल गेसिंग कैसे करते हैं, लिंग्विस्टिक गेसिंग कैसे करते हैं। When he made insolent remarks, अब फर्ज करें इंसोलेंट का मतलब आपको नहीं पता,
इंसोलेंट का मतलब आपको नहीं पता, मैं तो आपको सिंपल वर्ड्स लिखवा रहा हूं ना, राइट। वहां पे तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स नहीं लिखवाएंगे, लेकिन फर्ज करें आपके लिए इंसोलेंट एक मुश्किल वर्ड और आपको मतलब नहीं पता, तो नो प्रॉब्लम, ये कंटेक्स्ट में आएगा। देखो, व्हेन ही मेड इंसोलेंट रिमार्क्स टुवर्ड्स हिज टीचर, मैं अभी बता रहा हूं कंटेक्चुअल गैसिंग कैसे होती है, यानी उस वर्ड का या तो आगे सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा या वो वर्ड डिफाइन होगा। तो अभी मैं सिनोनिम बता रहा हूं कि सिनोनिम की सूरत में कैसे आएगा। When he made insolent remarks towards his teacher, they sent him to the principal for being disrespectful. ये देखें, अब अगर इंसोलेंट का मतलब नहीं भी आता, they sent him to the principal for being disrespectful, right? तो आपको पता चल गया कि कुछ नेगेटिव कनोटेशन डिसरिस्पेक्ट के मायने में उसने रिमार्क्स दिए हैं, और डेफिनेटली आप पूरी लाइन से भी कॉन्टेक्स्ट से गेस कर सकते हैं। यानी आपने उस लाइन को गौर से पढ़ना है, कभी भी उस वर्ड को देख के घबरा नहीं जाना। किसी भी चीज का जब कॉन्टेक्चुअल गैसिंग होती है तो वर्ड्स के जरिए भी कॉन्टेक्चुअल गैसिंग होती है, या एंटोनिम की फॉर्म में होगा। मिसाल के तौर पर, ही लव्ड हर सो मच, he loved her so much for being so kind to him. He loved her so much for being so kind to him. He loved her so much for being so kind to him. But equally, he abhorred her mother. He abhorred her mother. अब फर्ज करें abhor का मतलब नहीं आता, तो आपने पीछे देख लिया, ये पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है, जरूरी नहीं कि आगे कॉन्टेक्स्ट होगा। बट लगा के कंजक्शन लगाया ना उसने, ट्रांजिशन हुई है, बट इक्वली, तो इसका मतलब है उसी से रिलेटेड बात हो रही है। तो पीछे अगर लव है, अगर अबॉर्ड आगे आ रहा है और अबॉर्ड का मतलब नहीं आता, बॉर्ड ABHORRED, बॉर्ड का मतलब नहीं आता, तो आपको पता चल गया कि वो लव जो था उसके कोई एंटोनिम यूज हुआ है। सॉरी, बट इक्वली ना लिखे, सॉरी, बट बाय कंट्रास्ट, बट बाय कंट्रास्ट ही अबॉर्ड हर मदर। तो वो कंट्रास्ट और अबॉर पता चल गया कि कम से कम जो अबॉर का मतलब क्या है, वो जो लव है ना उसका कोई ऑपोजिट चीज है अबॉर। फर्ज करिए अबॉर का मतलब नहीं आता, तो आप उससे गेस कर सकते हैं, राइट। तो ये होगी जी लिंग्विस्टिक, आप कह लें कि वर्ड्स को देख के आप उसको गेस करते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है सिचुएशनल गेसिंग जिसे कहते हैं। सिचुएशनल गेसिंग क्या होगी जी, ये कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट कहते हैं, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट होते हैं जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, किसी भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग करने में, उस पूरे सेंटेंस की या उस वर्ड की मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। अब उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं ताकि आप लिख लें, मैं ब्रेक इसलिए ले रहा हूं। आपने ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनके, यानी जो वोकैबुलरी यूज हो रही है उसको समझना होता है कि वो जो उस पूरी वो जिस तरीके से वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, उसके तमाम वर्ड्स को आपने देखना होता है, या वो वर्ड कैसे फॉर्म किया गया है, या पूरे उस सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड होता है उसको आपने देखना होता है।
अच्छा जी, अब जो सिचुएशनल गेसिंग है, अब उसके लिए दो तरीके हैं जी, नोट करें अगर आपने ये पहले लिख लिया तो। एक ये होता है कि उसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है, लिख रहे हैं जी आप लोग, आई होप लिख रहे होंगे। मैं बोल रहा हूं जी, अब मैं लिखवाने जा रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग लिख रहे हैं। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि उस जो लाइन जिसके बारे में पूछा जा रहा है ना, जो भी लाइन आप जहां से वो जवाब तलाश करें, उससे पहले वाली और बिल्कुल उसकी जो नेक्स्ट लाइन आ रही है, उस लाइन के ऊपर कंसंट्रेट करें। जो उससे बिल्कुल पहले वाली, जो उसके फौरन बाद वाली है, उसको कंसंट्रेट करें, उसको साथ मिला के पढ़ें, तब आप उसको गेस कर सकेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक जुमला लिखें, मिसाल के तौर पर एक जुमला लिखें, ऑल्दो द कंपनीज इनकम, although the company's income from sales was higher than expected। ये देखते जाना, अभी आप देखें, अभी आपको समझ आ जाएगा। although the company's income from sales was higher than expected, comma, its high costs in the form of salaries, its high costs in the form of salaries and other overheads in the form of salaries and other overheads put it in a disadvantageous position। Put it in a disadvantageous position। अब फर्ज करें, ये यहां पर मैं अब ये इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं मैं, और इसमें मैं वर्ड के हिसाब से बता रहा हूं। फर्ज करें कि आपको डिसएडवांटेजेस जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है कंटेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बताना है। ठीक है जी, इसका मीनिंग आप गेस करना चाह रहे हो, आपको फर्ज करें पता भी नहीं है और आप इसका मीनिंग गेस करना चाह रहे हो, और वो कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में बताओ। ठीक है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट में बताओ। ये बड़े गौर से सुनिए बात। उसने आपसे पूछ लिया है, फॉर एग्जाम्पल, इस वर्ड का मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट में बताओ, राइट। आपने इस पूरी वर्ड का मतलब नहीं पता, आपको इसके सिनोनिम भी नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल नजर आ रहे, तो ये सिचुएशन है ना, आप गाइड कैसे करोगे, इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखोगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो वर्ड है डिसएडवांटेजेस, अगर आपको इसका मीनिंग लेना है तो ये क्या है, ये पोजीशन से पहले आ रहा है, पोजीशन से पहले आ रहा है, पोजीशन इज अ नाउन। तो ये पहली बात ये कि एडजेक्टिव है, प्रॉबली एडजेक्टिव है, राइट। दूसरा, आप इसको देखोगे कि इसके फर्स्ट करें बिल्कुल भी आपको नहीं पता, इस वर्ड का पता ही नहीं है, और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है, तो इसके जो इसको हम देखेंगे कि ये कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसको हम कैसे करेंगे। आप देखें, ऑल्दो का लफ्ज लिखा है, ऑल्दो द कंपनीज इनकम फ्रॉम सेल वाज हायर। यस, ऑल्दो लिखा है, इसका मतलब है कि रेफर ये कर रहा है कि ऑल्दो ये है, बट इसका कोई ऑपोजिट बताने चाह रहे हैं, और ऑपोजिट उसने बताया कि इट्स कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ द सैलरीज, जो है ये कॉस्ट की फॉर्म में बता रहा है, हाई कॉस्ट का लफ्ज यूज किया गया, यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके सेल्स से जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई है, तो नेगेटिव हो गया, मजीद उसको रीइंफोर्स कर रहा है। ठीक है जी। दूसरा जो लफ्ज मैंने बताया कि शुरू में लफ्ज यूज हुआ है ऑल्दो, तो ये जो 3 4 5 वर्ड्स हैं, ऑल्दो का लफ्ज आ गया, हाई कॉस्ट जो कि उसके कंट्रास्ट में आ रही है, जो कि सेल्स के फॉर्म में आ रही है, सेल्स ज्यादा थी, ऑल्दो सेल्स हायर थी, लेकिन इट्स कॉस्ट, इसका मतलब है उसकी तरफ रेफर कर रहा है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको ये बताना चाहेंगे कि वो जो वर्ड है उसका कोई नेगेटिव मीनिंग है। वंस यू डिटरमिन
वंस यू डिटरमिन कि ये नेगेटिव मीनिंग है, तो आप जितने भी ऑप्शंस होंगे उनमें आप देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो एक्सट्रीमली नेगेटिव के बारे में बता रहा है, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यही टेक्निक आप वर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे, यही टेक्निक आप किसी लाइन के बारे में अप्लाई करेंगे कि जो एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, यानी जो करीब करीब आगे पीछे वर्ड्स होंगे या आगे पीछे लाइंस होंगी, उनसे आप वो गेस कर सकते हैं। और गेस करने के बाद वो जो भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उन ऑप्शंस के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट एक होती है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में जाना, यानी बिल्कुल इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट नहीं है बल्कि वाइडर कॉन्टेक्स्ट है। वाइडर कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि वो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आगे जाके कहीं यूज होंगे, यानी बिल्कुल नियर नहीं है। मे बी वो जो आइडिया जब एंड हो रहा हो उस जगह पर जाके वो वर्ड यूज हो रहा हो, उस जगह पर जाके उसकी बात हो रही हो। ठीक है जी। यानी यानी वो जो लाइन जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन या तो आगे चल के उस आइडिया के एंड पे दे दी जा रही हो, या वो जो पोर्शन पूछा जा रहा है वो बिल्कुल एंड पे पूछा जा रहा है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पहले दे दी गई है, पीछे पूरी डिटेल आ रही है। इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो उस पूरे आइडिया को आपने गौर से पढ़ना है, उसके तमाम कीवर्ड्स को गौर से पढ़ना है, देन यू विल बी एबल टू गेस कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अच्छा, अब जा जाते हैं जी, दो चीजों की गेसिंग की टेक्निक बता दी, अब आ जाते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर याद रखें जब भी एलिमिनेट करनी है तो चार चीजें आपको बताएंगी कि ये ऑप्शन निकाल दो। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब है चार ऑप्शंस होंगे, चार तरीके से अगर हो ना तो समझो यानी आपको ये एलिमिनेट करने में मदद देगी। अगर नंबर वन, अगर वो जो ऑप्शन है वो टू स्पेसिफिक है, टू स्पेसिफिक, टू स्पेसिफिक ऑप्शन है, बहुत ज्यादा स्कोप को नैरो कर दिया है। ये जो ऑप्शन होते हैं ये स्मॉलर डिटेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जो रॉन्ग आंसर होते हैं ना, तो पहले रॉन्ग आंसर निकालने होते हैं ना, मैंने एलिमिनेशन टेक्निक अभी बताई थी। ये बेसिकली ट्रिक के लिए यूज होते हैं। इट्स मेंट टू ट्रिक यू, ट्रिक करने के लिए यूज होते हैं। वो उसके कीवर्ड उठा के यूज तो कर लेता है लेकिन वो सिर्फ एक एरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अभी वो पीछे जो दिखाया था एजम्पशन वाली बात की थी, तो हो सकता है उसने एक एजम्पशन डिस्कस किया हो। अब एजम्पशन का वर्ड जो लिखा हुआ है वहां पर एक एजम्पशन है, आपने कहा ओ यार ये एजम्पशन लफ्ज मुझे नजर आ गया, वहां पे एजम्पशन कर रहा था। तो आपने पूरा गौर करना है कि ये एजम्पशन, मैंने जब लफ्ज कहा था ना, पेनिट्रेशन जब तक पूरी नहीं होगी किसी भी चीज की, किसी लाइन की, किसी वर्ड की फुल पेनिट्रेशन नजर ना आए किसी भी फॉर्म में, आपने वो ऑप्शन कभी भी सिलेक्ट नहीं करने होते। वो ऑप्शन ट्रिक्स होते हैं और यही आपको एलिमिनेशन टेक्निक में मदद देते हैं। तो एलिमिनेशन में जब आप निकालें तो ऐसा ऑप्शन जो उसका लगे कि बस एक पोर्शन कहीं साइड पे जाके डिस्कस हुआ है, किसी एक साइड पे डिस्कस हुआ है, तो वो ऑप्शन नहीं कभी सिलेक्ट करना, वो टू स्पेसिफिक ऑप्शन है, वो आपने निकाल देना है। मैं आपको इसके लिए लिखवाता हूं एक चीज। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैसेज पढ़ा है, एक पैसेज पढ़ा है जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करे, ये नोट करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैसेज पढ़ा, बेटे मेरे पास मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं खुद चीजें डिक्टेट करवाऊंगा, जुबानी लिखवाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग द स्लाइड्स और द पैसेज इस वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं आपको वो स्लाइड निकाल के दूं, वरना मैंने ऑप्शन रुकते हुए थे, पैसेजेस दिए हुए थे और उसके ऑप्शंस दे के दिखाए थे। राइट, वो मुझे इस वक्त मिल नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, नो प्रॉब्लम, इसके बावजूद आपका ये हल हो जाएगा। आप इसको नोट करें, सिर्फ पॉइंट्स को नोट करें, अगर पॉइंट समझ गए तो आप अप्लाई करना आसान होगा। अच्छा, इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन कि आपने एक पैसेज पढ़ा है जिसके ऊपर ह्यूमन एवोल्यूशन की बात हो रही है। पहला पॉइंट, इट्स टॉकिंग अबाउट हाउ ह्यूमन एवोल्यूशन शेप द एनवायरनमेंट। फर्ज करें यू रीड ए पैसेज दैट टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन एवोल्यूशन शेप्ड द एनवायरनमेंट। गौर से सुनना लफ्ज, आपने कोई पैसेज पढ़ा, फर्ज करें वो पूरा पैसेज आपने समझ लिया है और वो पैसेज ये था, हाउ ह्यूमन एवोल्यूशन शेप्ड द एनवायरनमेंट।
यानी ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को शेप कर रहा है, ये नहीं कह रहा एनवायरनमेंट ह्यूमन एवोल्यूशन को शेप कर रहा है। आपको पूरी तरीके से समझ आ गई कि द पैसेज इज अबाउट हाउ ह्यूमन एवोल्यूशन शेप द एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये अब आपको समझ आ गया। ठीक है, अब फर्ज करें, ये नोट करते जाना बात, अब फर्ज करें ह्यूमन एवोल्यूशन, आपको समझ आ गई कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि ह्यूमन एवोल्यूशन ने एनवायरनमेंट को कैसे शेप किया है। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व करते गए तो उसके साथ एनवायरनमेंट शेप होता गया। अब फर्ज करें इस बात को प्रूव करने के लिए उसने पैसेज में एग्जांपल दी थी। ठीक है जी, पहली एग्जांपल उसने फॉर एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल इट टॉक्स अबाउट, फॉर एग्जांपल इट टॉक्स अबाउट हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल इट टॉक्स अबाउट, एज एन एग्जाम्पल में जो बात कर रहा है, इट टॉक्स अबाउट हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्लियर स्पीशीज लाइक जी, it talks about how the transition from early species like Homo habilis, Homo habilis, Homo habilis to Homo habilis to Neanderthals, Neanderthals, led to more tool usage like fire, led to more tool usage like fire, which caused wildfires, which caused wildfires. मैं दोबारा बोलता हूं, it talks about how the transition from early species like Homo habilis to Neanderthals led to more tool usage like fire, which caused wildfire and shaped the ecology. ठीक हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल उससे एग्जाम्पल ये दी। दूसरा फिर वो बात करता है, टॉक्स अबाउट, फॉर एग्जाम्पल एक और लिख लें, एंड देन इट टॉक्स अबाउट होमोसेपियंस, देन इट टॉक्स अबाउट, ये मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल पैसेज में ये डिस्कस हुआ है, देन इट टॉक्स अबाउट होमोसेपियंस 40,000 years ago, then it talks about Homo sapiens 40,000 years ago and their overhunting of species, and their overhunting of species that led to extinction, that led to extinction. अब फर्ज करें कि पैसेज जो था वो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन ने कैसे एनवायरनमेंट को शेप दिया, और उसके लिए उसने ये दो तरह की एग्जांपल्स पे डिस्कशन की है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब जब ये उसने ऑप्शन दिया, ये जरा समझना एलिमिनेशन टेक्निक्स के अंदर जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, तो उसने फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, और ऑप्शन में वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल अब ऑप्शन लिख लें, फॉर एग्जांपल कहता है द ट्रांजिशन बिटवीन होमो हैबिलिस एंड नीदरथॉल्स, the transition between Homo habilis and Neanderthals
Number 2, the study of evolution. The study of evolution. Number 3, how the environment shaped human evolution. Number 4, the influence of human development on ecology. ठीक हो गया जी। अब जरा गौर करो, अगर आप ये चारों ऑप्शन लिख चुके हो तो देखो, जो पहली बात है, हालांकि उसने हम होमो हैबिलस और नेदरथॉल्स की बात तो की है, वो एग्जांपल देते हुए बात तो कर रहा था, राइट। और अगर आपने पूरा पैसेज समझा है तो आप फौरन, अगर एलिमिनेशन टेक्निक नहीं जानते तो आप हो गए यार होमो हैबिलिस का जिक्र आया, और पैसेज को अगर आपने नहीं सही समझा तो होमो हैबिलिस और नीदरथॉल को आप सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप कहेंगे यार होमो हैबिलिस और नीदरथॉल तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कस हुआ था, एलिमिनेट, बिकॉज दिस इज टू स्पेसिफिक, एलिमिनेट। ठीक है कि नहीं। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन की बात आई है तो आप कहेंगे यार ये सारा एवोल्यूशन के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा है, इस पे तो एनवायरनमेंट का भी जिक्र हुआ है, अगेन टू स्पेसिफिक, एलिमिनेट। तीसरी ऑप्शन देखेंगे तो हाउ द एनवायरनमेंट शेप द ह्यूमन एवोल्यूशन, तो ये तो बात ही नहीं हो रही, वो तो पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर बात कर रहा था कि ह्यूमन एवोल्यूशन से एनवायरनमेंट कैसे शेप हुआ, एनवायरनमेंट ने तो शेप ही नहीं किया, एलिमिनेट। तो टू स्पेसिफिक वाली भी निकाल दी। और आखिरी जो ऑप्शन है द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन इकोलॉजी, ये ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड है। लेकिन जो पहली एलिमिनेशन टेक्निक है वो क्या है, एवोल्यूशन वाली निकाल देना, क्योंकि वो टू ब्रॉडर है या टू स्पेसिफिक है, और इसी तरह होमो हैबिलिस निकाल देना क्योंकि वो टू स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले ये जो एग्जांपल मैंने देके समझाने की कोशिश की वो ये है कि एलिमिनेशन टेक्निक में नंबर 1 आपको निकालना होता है टू स्पेसिफिक या टू ब्रॉड, जैसे एवोल्यूशन वाला टू ब्रॉड है, ये निकाल देना होता है, टू स्पेसिफिक या टू ब्रॉड। टू स्पेसिफिक कौन सा था, वो जो पर्टिकुलर एक एग्जांपल दी थी उसकी बात थी, होमो हैबिलिस की, वो निकाल दी। टू ब्रॉड कौन सी है, जिसमें स्टडी ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहा है। तीसरी टेक्निक है रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट निकालने की, रिवर्स्ड रिलेशनशिप। रिवर्स रिलेशनशिप कौन सा था, जिसमें वो कह रहे हैं हाउ द इन्वायरमेंट शेप्ड ह्यूमन एवोल्यूशन, हाउ द इन्वायरमेंट शेप्ड ह्यूमन एवोल्यूशन। ये रिवर्स रिलेशनशिप है, यानी जो मेन बात हो रही है उसके रिवर्स रिलेशनशिप के बारे की है, पहले उसको निकाल दे। यानी ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले गेसिंग टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक पहले अप्लाई कर। और एलिमिनेशन टेक्निक के लिए क्या ऑप्शन तरीके मौजूद है, 4 तरीकों से आंसर्स को चेक करें। जिसमें टू स्पेसिफिक हो वो निकाल दो, जो टू ब्रॉड हो उसको निकाल दो, जिसमें रिवर्स्ड रिलेशनशिप हो उसको निकाल दो, या कोई अनरिलेटेड, चौथी चीज होती है अनरिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। इसमें ये जो मैंने 4 ऑप्शन बताए इनमें कोई अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर कोई अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो पहले उसको निकाल दो। तो जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करें आंसर के लिए, पहले चारों ऑप्शंस निकालने हैं, जो कि किसी भी सूरत में चारों उन ऑप्शंस को देखना है कि चारों ऑप्शन, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है जो टू ब्रॉड हो या टू स्पेसिफिक हो या रिवर्स रिलेशनशिप की फॉर्म में हो और अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, पहले उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जी बात समझ आ गई होगी, आई होप सो। अच्छा, अब ये जरा गौर से सुने, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये 2 व्हाट्स एंड 1 वाई टेक्निक क्या है, ये बेसिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एग्जाम के अलावा जब घर पे प्रैक्टिस करें, तो ये अपनी हैबिट बनाएं। जब कोई क्वेश्चन गलत हो तो देखो, सबसे पहले टू व्हाट मीन्स के पहले तो देखो कि क्या गलत हुआ है, व्हाट यू डिड रॉन्ग, गलत क्या किया है, राइट। उसको समझने की कोशिश करो क्या चीज गलत हुई है। यानी आप वर्ड के मीनिंग सही कॉन्टेक्स्ट से गेस नहीं कर सके, आप इन्फ्रेंस वाला सवाल सही नहीं कर सकते, आप मेन पर्पस को नहीं समझ सके, ठीक है जी।
उसको समझो कि क्या गलत हुआ है, एंड नंबर 2 व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों गलत हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एंड देन व्हाट विल यू डू, द थर्ड थिंग इज कि आप उसके लिए क्या करोगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर वर्ड का सही मीनिंग गेस नहीं कर सके तो व्हाई, यानी कहीं आपने ऐसा तो नहीं हुआ, यानी रीजन को डिग आउट करो कि उसके सिनोनिम को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं की, या उसके एंटोनिम्स पे गौर नहीं किया, या आपने कोई टू ब्रॉड किस्म की अप्रोच को अडॉप्ट किया है। कि आपने उसकी रीजन को डिग आउट करना है और देन उस रीजन को एलिमिनेट करना है, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, तब आपके क्वेश्चंस इंप्रूव होंगे। एक आखिर में टेक्निक बताता हूं, यानी ये भी आपको चेक हेल्प करेगी कि आप अपने ऑप्शन जो गलत करते हो, जितने भी ऑप्शन आप गलत करते हो, वो उनको ये देखना है कि आप, ये वॉइस टेक्निक जिसको कहते हैं, वॉइस टेक्निक, कि आप जो जो प्रॉब्लम जहां पर आपको ज्यादा आ रहा है वो वोकैबुलरी के क्वेश्चन में आ रहा है, नहीं वोकैबुलरी को सही कर नहीं सकते, किसी इंफॉर्मेशन को ओवरलुक किया है, किसी चीज को सही आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्वेश्चन के कीवर्ड्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया था, या एलिमिनेशन टेक्निक्स को सही अप्लाई नहीं किया। यानी ये वो 4-5 टेक्निक्स है जिससे आप, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो अपनी रीडिंग इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। यानी जब आप रीडिंग नहीं सही कर सकते, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं बता सकते, तो अदर देन द रीडिंग, क्वेश्चन के अंदर गलती क्या हुई है कि या तो उसके अंदर कोई वोकैबुलरी थी जिसको आप सही तरीके से गेस नहीं कर पा रहे हो, या बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने ओवरलुक करने की कोशिश की है, या आप सही जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, या डेफिनेटली एलिमिनेशन टेक्निक है जो आपने अप्लाई नहीं की। यू नीड टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंड फिगर आउट कि मेरे जो प्रैक्टिस कर रहा हूं इसमें कहां गलती हुई है। दिस विल हेल्प यू कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी आप रीडिंग करोगे उस एरिया को इंप्रूव कर सकते हो, वरना वो एरिया इंप्रूव नहीं हो पाएगा। यू गॉट द पॉइंट? अब कीपिंग दिस थिंग इन माइंड जी, कि मैंने जो अभी आपको जो क्वेश्चंस, जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये जहन में ये रख के की हैं कि ऑलरेडी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज हुआ है, उसमें आपने टेक्निक्स डिस्कस की हैं, मैंने की हैं, या आपके दूसरे टीचर्स ने डिस्कस की हैं। उस पर थोड़ी सी हट के इस पर कुछ चीज़ें बतानी थी, बिकॉज इज द सेम थिंग, बट ओनली डिफरेंस इज कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस की फॉर्म में दिया गया है, राइट? ऑप्शंस दिए गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, और उसकी फॉर्म में आपने निकालना है। टेक्निक्स वही हैं, और उसमें से मैंने 2-1 टेक्निक्स जो है वो रिपीट भी कर दी, और 2-3 मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं टेक्निक्स के, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, और कॉन्टेक्चुअल गेसिंग कैसे करनी है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से कैसे करेंगे, वाइडर कॉन्टेक्स्ट से कैसे करेंगे, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप जरा अगर LMS पे जाओगे, आई थिंक 15 मिनट की ब्रेक करने के बाद आप जाओगे, तो उसके ऊपर आप जाके ऑप्शन इन्हीं टेक्निक्स के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वोकैबुलरी पे होगा, उसमें मैं इंशाल्लाह सबसे पहले रीडिंग को ही डिस्कस करूंगा, फिर मैं वोकैबुलरी की टेक्निक्स बताऊंगा कि वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है। इस वक्त बेशक अगर आपकी रीडिंग डिस्कशन नहीं होगी तो कोई हर्ज नहीं है, आप इतनी इंफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ जो पहले मैंने हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेक्चर हुआ है, आप LMS पोर्टल पे जाएं और वहां पर ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें जब जो प्रॉब्लम्स आएंगे काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में वोकैबुलरी से पहले इसको डिस्कस करूंगा, प्रॉपर मैं डिस्कस करूंगा। उसमें मैं पैनल बना लूंगा 3-4-5 लोगों का, जो सिर्फ टू द पॉइंट मुझे बात बताएंगे, उनसे मैं क्वेश्चंस लूंगा और उसके मुताबिक आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेट मी रीड कि आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। एक बच्चे ने पूछा रिवर्स रिलेशनशिप क्या होता है। रिवर्स रिलेशनशिप अभी जैसे बताया था कि ह्यूमन जो है एवोल्यूशन ने एनवायरनमेंट को शेप किया, जबकि ऑप्शन ये था कि एनवायरनमेंट ने ह्यूमन एवोल्यूशन को शेप किया, उसके रिवर्स बात कर रहा था। रजाक साहब ने ये क्वेश्चन किया था। जी ऑप्शन, अगर किसी ने सवाल किया जी, अगर टू स्पेसिफिक होगा वो नहीं सिलेक्ट करना, टू ब्रॉड होगा वो सिलेक्ट नहीं करना, रिवर्स रिलेशनशिप होगा वो नहीं करना, अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो सिलेक्ट नहीं करना।
अच्छा, ये किसी ने दोबारा से क्वेश्चन किया, मैं दोबारा बता दूं कि लेंथी क्वेश्चन जो है उनको बता दीजिएगा जी, लेंथी आंसर नहीं लिखना होता। कंपोजिशन के पेपर की बात करूं, उसमें रीडिंग में आंसर लेंथी नहीं लिखना होता। वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को टेक्निक बताई थी, इसमें आपको रिपीट भी करके दी है कि 3 WH यानी वर्ड्स एंड व्हाट, व्हिच, व्हाई, वेयर, इसको प्लस जो मेन कीवर्ड होता है उसको, एक्शन वर्ब जो होता है वो, प्लस जो एक्सप्लेन, स्टेट, मेंशन, इस तरह के वर्ड्स दिए, इनसे आप गेस करते हो कि इसका जवाब कितना होगा। और उसके लिए मैंने बताया था कि जो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करें, इलस्ट्रेट करें, मेंशन करें, डिस्क्राइब करें, इनके सही मीनिंग डिक्शनरी में जाके देखें। इन तीनों एलिमेंट्स को जो पूरा करेगा उतना जवाब होना चाहिए। इट मे बी 2 लाइन्स, इट मे बी 4 लाइन्स, इट मे बी 5 लाइन्स, इसका लाइन की लेंथ से कोई तल्लुक नहीं होता, बट मैक्सिमम आपको 5 to 6 लाइन्स पे लिखना होता है, 5 to 6 सेंटेंसेस में। अजहर, आपको शायद जवाब मिल गया होगा, अजहर ने सवाल किया था बार बार। मुदस्सर ने सवाल किया लिंग्विस्टिक क्लूज के कैसे पता चलेगा। लिंग्विस्टिक क्लूज का कैसे पता चलेगा कि एंटोनिम है सिनोनिम। भाई लिंग्विस्टिक क्लूज आपको ये नहीं करे कि आप एंटोनिम देखो, आपको जो भी आगे वर्ड्स आ रहे हैं उनको चेक करें कि वो क्या हैं। या तो उनका एंटोनिम होगा, यानी जो वर्ड्स आपको आते हैं उनका एंटोनिम होगा, जो वर्ड्स आपको आते हैं उनका सिनोनिम होगा। ठीक है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। कॉन्टेक्सचुअल क्लू अभी मैंने करके दिखाया, ऑल दो का लफ्ज करके बताया था, हाई कॉस्ट का लफ्ज बोल के दिखाया था। मुदस्सर को आई थिंक जवाब मिल गया होगा। कंप्रीहेंशन में आपको आंसर का टेंस डिसाइड नहीं करना है, उसने ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। आई थिंक जी सारे सवालों के जवाब हो गए जी। बस प्लीज इस तरह करें कि वॉइस टेक्निक बेसिकली बेटा ये है कि वो आपको चेक करेगी कि आप अपने जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो कि गलती क्यों हो रही है, यानी वोकैबुलरी की वजह से गलती हो रही है। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक सही अप्लाई नहीं की है, ओवरलुक कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को, ये मतलब है उसका। ये चीजें चेक करनी होती हैं। महविश ने सवाल किया था, समझ आ गई होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आप GRE की बुक से कर सकते हैं, टॉफल की कोई बुक देख सकते हैं, वहां से अभी इस वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सेट की बुक्स में भी शायद अवेलेबल होंगी, वहां से भी आप कर सकते हैं। चलें अब आप लोग जाएं जी, अभी ब्रेक करें ना 15 मिनट की, 15 मिनट के बाद आपको LMS पे लगा दीजिएगा खतीब। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा भी तो डिस्कस कर लेंगे। खतीब आप सुन रहे हैं मुझे? खतीब ये बस LMS पे चले जाइए, मेरे ख्याल 15 मिनट की ब्रेक। आप काइंडली मुझसे बात कर लो, लिख के नहीं टेक्स्ट करो, जस्ट स्पीक टू मी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। LMS जी पे कितने बजे जी उन्होंने जी सर। अपलोड कर दिया होगा? अपलोड कर दिया होगा उन्होंने, मैंने उनको कहा था हाँ सर, मैं 7:45। 1 मिनट जी, 1 मिनट सर प्लीज दे, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ 15 मिनट की ब्रेक होगी, 15 मिनट के बाद ये LMS पे चले जाएगा, मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा अभी। जी ठीक है सर, ओके। और मैं इनको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास पे इंशाल्लाह रीडिंग को पहले डिस्कस करके वोकैबुलरी को डिस्कस करूंगा। इस पे जो कोई कमी पेशी रह गई होगी उसको डिस्कस कर लेंगे, एज्यूमिंग दैट कि ये सारे कॉम्पोजिशन के लोग हैं, इसलिए लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें मैंने खुद से लिखवा दी हैं, हालांकि मेरी वो स्लाइड्स नहीं मिल रही थी, अगर वो मिल जाती तो कुछ चीज़ें और आसान हो जाती मेरे लिए, मुझे बोलना पड़ा। बट इवन देन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा, मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन के लेक्चर सही लिए हैं तो ये चीज़ काम आ जाएगी। काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैंने टेक्निक्स बताई हैं। जी खदीब, कुछ पता चला? जी जी ठीक है सर, ओके, मैंने नोट कर लिया। और ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह कोई कमी बेशी रहेगी। ठीक है, इनको के LMS पे चले जाएं, ठीक है, जिसको तो 15 मिनट की ब्रेक करके। थैंक यू वेरी जी मच।
जी ठीक है सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं इधर ही हूँ। अभी ये हमारा सेशन चल रहा है। अगर आपको कोई मसला आता है, एलएमएस पे टेक्निकल इशू आता है, तो आप जरूर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वो चैट बॉक्स पे ऑन कर रहा हूँ। तो 15 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद आप एलएमएस पे चले जाएंगे। ठीक है।